पर चर्चा करनी है। तो पहले प्रश्न, फिर उसकी व्याख्या होगी और उसका उत्तर पर चर्चा की जाएगी। और प्रश्न फिजिक्स और केमिस्ट्री से होगा और खासकर जो प्रश्न और उत्तर होंगे वह एसआई एग्जाम्स और एनटीपीसी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में उसी की चर्चा होगी। पहला प्रश्न है, व्हेन मेटल इज हीटेड, जब धातु को गर्म किया जाता है, द डेंसिटी ऑफ मेटल, इसका ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजेज, इंक्रीजेज का मतलब होता है बढ़ जाता है। दूसरा है रिमेन्स द सेम, मान वही रहता है। और तीसरा है डिक्रीजेज, डिक्रीजेज का अर्थ होता है घट जाता है। तो व्हेन मेटल इज हीटेड डेंसिटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज। देखिए डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी और मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी DEN, डेंसिटी इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। मास का होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी और मास बटा वॉल्यूम, ये सूत्र जानना बहुत ज़रूरी है। और जब मेटल को हीट करते हैं तो उसका डेंसिटी डिक्रीजेज हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा प्रश्न है नॉटिकल मील, नाविक मील जो नेविगेशन में यूज होता है। क्वेश्चन है नॉटिकल मील इज, अब नॉटिकल मील क्या होता है? ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, नौकागमन में यह समुद्र में दूरी मापने की इकाई, समुद्र में दूरी मापने की जो इकाई है वह नाविक मील, नॉटिकल मील कहा था। ये प्रश्न आ जाता है एक नाविक मील में कितना मीटर होता है? तो एक जो नॉटिकल मील होता है, नॉटिकल मील 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर ये पूछ देता है। ऐसे नाविक मील जो है समुद्र में दूरी मापने की इकाई का नाम नाविक मील। लेकिन एक नाविक मील कितने मीटर या किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक नाविक मील 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। हमेशा ही प्रश्न आ जाते हैं कि एक नाविक मील में कितना मीटर होता है, तो 1852 मीटर होता है। दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आइए तीसरा देखते हैं। ऑफ द वाटर, जो भी पानी है, दैट फॉल्स ऑन द लैंड सरफेस, पानी जो लैंड सरफेस पर गिरता है, ईच ईयर, प्रत्येक साल, द पार्ट विच बिकम्स ग्राउंड वाटर, जो नीचे चला जाता है परकुलेट करके जो नीचे चला जाता है, वह इज अबाउट, इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा है 20% और चौथा है नन ऑफ दी। जो पानी सरफेस पर ग्राउंड गिरता है और ग्राउंड वाटर के रूप में करीब 60% परकुलेट करके चला जाता है, वह है धरातल के नीचे चला जाता है और नीचे नीचे ही वह समुद्र में चला जाता है। और समुद्र का पानी ही फिर जो है वाष्प बन के ऊपर जाता है, वाटर साइकिल के रूप जो ऊपर जाता है और फिर वह नीचे चला जाता है, ऊपर से नीचे जो है वाटर साइकिल्स के रूप में होता है। तो परकुलेट करके 60% वाटर जो सरफेस पर आता है वह समुद्र में नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है। अगला जो चौथा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द, अब किस पर होता है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर होता है। और ये चौथा प्रश्न है, इसमें एक चीज अक्सर पूछा जाता है कि सरल लोलक के आवर्तकाल, टाइम पीरियड का व्यंजक क्या होता है? ये अक्सर परीक्षाएं पूछ देता है, याद रखिएगा, T बराबर 2π√L/g, यही फॉर्मूला होता है कि सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है। तो ये जो व्यंजक के आवर्तकाल को T कहते हैं, T बराबर 2π√L/g। और इस फॉर्मूला से ही g का मान आप निकाल सकते हैं। दोनों तरफ अगर आप वर्ग करेंगे आप फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो g का मान आ जाएगा। अगर यहाँ t का स्क्वायर करें और इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट भी है स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 2π स्क्वायर तो 4π स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो g का मान भी आ जाएगा। एनीवे अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट, कोई तत्व है, यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर इज डैश डैश डैश, भरना है। इसमें मेन होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन भी है। तो एन एलिमेंट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर इज जर्मेनियम। अगला है द सोलर सिस्टम, जिसमें सेंटर में सन है और चारों ओर जो है ग्रह जो है चक्कर काट रहे हैं। तो सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, तो वैज्ञानिक का नाम बता देना है, जिसमें सेंटर पर सन होगा और सन के चारों ओर जो और ग्रह जो है चक्कर काट रहे हैं। सन सेंटर्ड, सन सेंटर में है, चारों ओर ग्रह चक्कर कर रहे हैं। और इस थ्योरी को, इस फेनोमेनन को किसने डिस्कवर्ड किया? क्वेश्चन है द सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय
इन द सेंटर, सन सेंटर में है, चारों ओर ग्रह जो है चक्कर काट रहे हैं। इसको कोपरनिकस ने सिद्ध किया था, डिस्कवर्ड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको जानना है। तो अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन, जो रेडिएशन हो रहा है, विकिरण हो रहा है, किरण निकल रही है, ऑल द डेंजरस, अक्सर डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, एक्सेप्ट, अब ऑप्शन है एक्स रेज, शॉर्ट रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट रेज और कॉस्मिक रेज। देखिए शॉर्ट रेडियो वेव्स छोड़ करके सारे के सारे डेंजरस हैं, तो इसमें ऑप्शन में शॉर्ट रेडियो वेव्स। इसमें जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं इसको जो है टेलीग्राम ऐप पर भेज दिया जाएगा, वहाँ भी आप ठीक से देख लेंगे और उसको ठीक से याद करेंगे, उसको ठीक से मनन करेंगे, और अभी जो इम्पोर्टेंट है उसको समझा दिया जा रहा है। अगला है साउंड ट्रेवल्स, ध्वनि जो गमन करता है फास्टेस्टिंग, सबसे तेज। यहाँ ऑप्शन दिया ईयर, हवा में, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्टील, इस्पीत, भैकम दिया है, भैकम में तो ध्वनि के लिए तो माध्यम का होना जरूरी है, लेकिन भैकम का अर्थ निर्वात होता है, तो निर्वात हो ही नहीं सकता है, और वाटर में भी होता है। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से करीब 5 गुना अधिक वाटर में होता है, तो यहाँ पर सबसे अधिक स्टील होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन ऑप्शन है ईयर है, स्टील है, भैकम है और वाटर है, तो भैकम में तो होगा ही नहीं। वाटर, शुष्क वायु में 332 होता है, स्टील में ज़्यादा होगा, और वाटर में उसका 5 गुना होता है, तो यहाँ उत्तर होगा सबसे ज़्यादा स्टील में होता है। अगला स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस एलॉय है, मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील यूजुअली कंटेन्स, अक्सर रखता है, अबाउट 50% और मोर ऑफ, माने स्टेनलेस स्टील तो एलॉय है, एक मिश्र धातु है, उसमें 15% से अधिक कौन रखता है? ऑप्शन है कार्बन, निकेल, मैग्नीज और क्रोमियम। आंसर इज क्रोमियम। क्रोमियम जो स्टेनलेस स्टील है, एलॉय है, उसमें 15% या 15% से थोड़ा अधिक क्रोमियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर सब अधिकांश बच्चों को आता है भाई, इसमें कई क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन का खोज किसने किया भाई? हाइड्रोजन के बारे में किसने पता लगाया? तो पता तो कैवेंडिश ने लगाया। किसने लगाया? कैवेंडिश ने लगाया। इसके बारे में जानना है। द लाइटेस्ट एलिमेंट, अक्सर पूछा आता है कि सबसे हल्का तत्व, लाइटेस्ट एलिमेंट कौन होता है? द लाइटेस्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। फ्यूचर्स फ्यूल, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? फ्यूचर्स फ्यूल भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। और पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। 3 चीज में जानना है। द लाइटेस्ट एलिमेंट भी हाइड्रोजन है, और फ्यूचर्स फ्यूल, भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही माना जाता है। और पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन के बारे में जानना बहुत जरूरी था। अगला है ए लॉन्ग साइटेड पर्सन, दूरदृष्टि वाला व्यक्ति ऐसा है जिसको दूर का दिखाई तो देता है लेकिन नज़दीक का दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन है लॉन्ग साइटेड पर्सन कैन नॉट सी थिंग्स, मैं नहीं देख सकता है, उसको हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं, उस बीमारी को हाइपोमेट्रोपिया। ऑप्शन है प्लेस्ड नियर इट, जो नज़दीक में कुछ रखा हुआ है, प्लेस्ड एट लॉन्ग डिस्टेंस में 2 ही ऑप्शन है। तो लॉन्ग साइटेड जो होता है उसको दूर का दिखाई देता है, तो नज़दीक का दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन है कैन नॉट सी थिंग्स, इसका आंसर हो जाएगा प्लेस्ड नियर इट, जो नज़दीक का दिखाई नहीं देता है। जो दूरदृष्टि वाला आदमी है, जिसको वो हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं, उसको दूर का दिखाई देता है और नज़दीक का नहीं दिखाता है, वो होता है शॉर्ट साइटेड। यही 2 क्वेश्चन आता है, हाइपोमेट्रोपिया और मायोपिया से। अगला है ए शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन नॉट थिंक, जस्ट उसका उल्टा है जो मायोपिया है। तो इसमें ऑप्शन होगा प्लेस्ड एट ए लॉन्ग डिस्टेंस, जिसको मायोपिया है वो नज़दीक का तो देखेगा, निकट दृष्टि है। शॉर्ट साइटेड निकट दृष्टि है तो निकट का दिखाई देगा और दूर का दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ लिखना है प्लेस्ड एट द लॉन्ग डिस्टेंस। अगला है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, किसी एटम्स के न्यूक्लियस में जो है एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। स्वाभाविक बात है, जो न्यूक्लियस में है वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर से चक्कर लगा रहा है, तो इसका हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। आसान है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है अक्सर, टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू केल्विन टेम्परेचर, इसका सूत्र जानना बहुत जरूरी है। इसका होता है K बराबर 273 प्लस, यही फार्मूला हो। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। जैसे मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, ऐसे तो होता है 36.9, लेकिन इसको 37 मान लिया जाता है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का ताप कितना डिग्री, कितना केल्विन होता है, तो
K बराबर 273, आप प्लस C अगर 37 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 310। तो मनुष्य के शरीर का ताप 310 केल्विन होता है। तो यहाँ है तो टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू केल्विन टेम्परेचर बी मस्ट ऐड तो 273, अगर इसकी लाना है तो इसमें और 273 दिए। फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, K बराबर 273 प्लस C, K बराबर 273 प्लस C से निकल जाएगा। और ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, याद रखो। केल्विन में डिग्री नहीं लिखा आता है। अगर आपसे कोई कहे कि 5 केल्विन लिखिए तो 5 केल्विन क्या, 5 डिग्री सेल्सियस लिखिए तो 5 डिग्री, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखिए तो ऐसे। केल्विन में डिग्री नहीं लिखा था, 5 की अगर लिखते हैं तो गलत माना जाएगा। अगला है 1 गैलन। 1 गैलन इज इक्वल टू, माने 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। गांव में बचपन में जो आप तेल लेने आप कोटा की दुकान में जब जाते थे तो नहीं 1 गैलन लेके जाते थे, तो उसको कितना लगभग होता है 5 लीटर होता है, 4.546 लीटर। 1 गैलन जो है 1 गैलन 4.546 लीटर होता है। अगर कोई पूछे कि 1 लीटर में कितना गैलन होता है, घुमा दिया, 1 गैलन में इतना लीटर होता है और 1 लीटर में कितना गैलन होता है, तो इसको तो आपको घुमाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि 4.546 लीटर बराबर 1 गैलन। तो यूनिटरी मेथड से 1 लीटर व 1/4.546, अब इसको अपना निकाल लीजिएगा, 0.22 या 0.23 जो भी आएगा। 1 गैलन में 4.546 लीटर होता है, लेकिन 1 लीटर में कितना गैलन होता है, तो यूनिटरी मेथड से यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल 4.5 लीटर 1 गैलन और 1 लीटर 1 बटा, अब 1 बटा 4.5 और उसको हल कीजिएगा, जो आएगा 0.23 या जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आसान है। टंगस्टन इज द ऑप्शन है सॉफ्टेस्ट मेटल, माने मुलायम धातु है, और हार्डेस्ट मेटल, बहुत हार्डेस्ट मेटल होता है। टंगस्टन कहता है हार्डेस्ट मेटल होता है। अगला देखिए, ये थोड़ा सा है, इसे पूछ दिया था, पास्चुराइजेशन क्या होता है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिससे दूध या कोई लिक्विड पदार्थ जो है उस पर हानिकारक कीटाणु से उसको बचाने के लिए वो किया जाता है, और किसी खास ताप पर किसी खास समय तक गर्म करके उस लिक्विड को फिर ठंडा कर दिया जाता है, फिर उसके हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं। खासकर दूध के बारे में, चाहे और भी दूध के बारे में अगर कहा जाए तो 62.5 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर दूध को गर्म करके ठंडा कर दिया जाए तो उसके हानिकारक हार्मफुल बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। जैसे इसका एक और दूसरा और भी है, 71.7 डिग्री सेल्सियस पर मात्र 15 सेकंड तक गर्म करके ठंडा कर देने से दूध के हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं। दिस फेनोमेनन, दिस प्रक्रिया को पास्चुराइजेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो यहाँ आसान था। द पास्चुराइजेशन मीन्स द ए प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग लिक्विड फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, माने सड़ने से, लिक्विड फूड को सड़ने से बचाने की जो प्रक्रिया है वही पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन में क्या किया जाता है, कितना डिग्री सेल्सियस पर कितना देर तक गर्म करके ठंडा करते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो ठीक है कि भाई हानिकारक जीवाणु उस पर से बचाने के लिए प्रक्रिया किया जाता है, लेकिन 62.5 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा कर देने से उसके हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं। दूसरा कंडीशन है 71.7 डिग्री सेल्सियस पर मात्र 15 सेकेंड। अब देखिए यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया तो समय कितना घट गया, यहाँ 62.5 है तो 30 मिनट लग रहा है, 71.7 है तो ओनली 15 सेकेंड लग रहा है। इसको जानना जरूरी है, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्योर गोल्ड, आसान है। प्योर गोल्ड इज ऑफ डैश डैश कैरेट, 24 कैरेट। और जो कोई भी ऑर्नामेंट्स जो होता है वो 24 कैरेट का नहीं होता, उसमें कुछ मिलाया जाता है, एल्युमिनियम वगैरह, तो उसको जब मिलाएंगे तभी जा करके वो ऑर्नामेंट्स गहना वगैरह बनता है। अब गहना की दुकान में ना 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, इसका मतलब प्योरेस्ट फॉर्म तो गोल्ड का 24 कैरेट होता है। 18 कैरेट है तो 24 में 18 सोना है तो 100 में कितना होगा, तो उससे परसेंटेज निकालते हैं। जैसे 18 कैरेट सोने का है तो उसमें सोने की शुद्धता कितना है, तो 18/24 में 100 अपना कर दीजिएगा, उतना परसेंट शुद्धता होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज डैश 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 कैरेट, देन आंसर इज 24 कैरेट, तब 24 कैरेट आपको लिखना पड़ेगा। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, जो जल में घुलनशील नहीं है। इसका ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है, और इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस हिसाब से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नॉट सोल्यूबल इन वाटर, AlOH के
Whole 3, aluminum hydroxide is not soluble in water and ammonium hydroxide is highly soluble in water. लिख लिया जाए, ammonium hydroxide is highly soluble in water. Anyway, अगला प्रश्न है, as the body is moved from equator to pole. अब इक्वेटर टू पोल मैंने बार बार ज्योग्राफी में भी आपको बताया था, अगर पृथ्वी स्फेरिकल बॉडी है और यहाँ इक्वेटर है तो इधर जैसे जैसे आप ऊपर में जाओगे तो दिस इज द पोलर रीजन, ये तो इक्वेटर है और यहाँ पे पोल, जैसे जैसे यहाँ से आप उधर की ओर जाएंगे तो दिस इज द पोलर रीजन और दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन. तो सेम वे दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर. सेम वे हियर इज द पोलर रीजन और इधर इज द पोलर रीजन. यहाँ क्वेश्चन इज दिस, एज द बॉडी इज मूव्ड, किसी पिंड को अगर बढ़ाया जाता है फ्रॉम इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर और दिस इज द पोल्स, तो क्या होता है, टू द पोल्स द वेट इंक्रीज्ड, ऊपर में इंक्रीज, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पर अधिक हो जाता है, ग्रेविटेशनल पुल ऊपर में अधिक हो जाता है. तो कितना अधिक हो जाता है, इंक्रीज्ड बाय, ऑप्शन इज गिवन हियर 14%, 0.5%, 10% एंड नन ऑफ दी. तो 0.5% इंक्रीज, 0.5% इंक्रीज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैलून्स आर फिल, बैलून में जो हवा भर दिया जाता है, फिल विथ हाइड्रोजन ऑन अकाउंट ऑफ, हाइड्रोजन को ही क्यों भरते हैं, क्योंकि इट्स एक्सट्रीम लाइटनेस. मैंने सुने बताया कि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का, द लाइटेस्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, द लाइटेस्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन. सो हियर द आंसर ऑल्सो, इट्स एक्सट्रीम लाइटनेस के चलते बैलून में हाइड्रोजन को भरा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी इज मेजर्ड, एनर्जी ऊर्जा, ऊर्जा को मापते हैं इन द सेम यूनिट ऑफ, जिस तरह से कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है. तो सेम यूनिट अगर कहा, सेम है यूनिट एज वर्क, कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है. तो चलिए यहाँ उत्तर जो है आप वर्क कर दीजिए और लिख लीजिए ऐसा यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज जूल. द लास्ट क्वेश्चन, रस्टिंग इज, रस्टिंग जो जंग लग जाता है, इज एक ऐसी प्रक्रिया है, फिजिकल चेंजिंग है या केमिकल चेंजिंग है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है. तो रासायनिक परिवर्तन होता है कि अगर रस्ट लग गया तो फिर आपको मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता. ऐसे दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध को नहीं बनाया था, दिस इज द केमिकल चेंज. लेकिन आइस जो है फिर अगर वाटर बन गया तो वाटर को फिर आइस में बदला जा सकता है. हियर इज द रेस्टिंग, रस्टिंग, RUST, रस्टिंग जंग लगना, इज अ डैश डैश चेंज. सो आंसर इज केमिकल चेंज, नॉट फिजिकल चेंज. थैंक यू वेरी मच. आज बस इतना ही था. कल नेक्स्ट में फिर आगे का क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं उसको कराया जाएगा.